हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बृहस्पतिवार का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है दोस्तों। तो आज के भागादौड़ी वाले जीवन में जब हम पूरे मानव जीवन के दैनिक क्रियाओं का परिकलन करते हैं, देखते हैं, दैनिक क्रियाओं को देखते हैं और मानव जीवन आज कितना आपाधापी से गुजर रहा है, चाहे कार्य के प्रति हो, किसी चीज़ की प्राप्ति के प्रति हो, या पढ़ाई के प्रति हो, या प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ने के प्रति हो। यानी हमारा जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में 21वीं सदी जैसे ही आई है, तो उस 21वीं सदी में जाने के लिए हमारा जीवन एक तरफ से जहां वैज्ञानिक और धार्मिक आर्थिक स्थिति से आगे की राह पकड़ रहा है, उसी प्रकार दूसरी ओर से हम शारीरिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं। उस तनाव का हम किस प्रकार से निदान कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, उसके समाधान के लिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी दैनिक प्रक्रियाओं में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, अपने को कैसा बनाना चाहिए, उसके बारे में मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं दोस्तों। उन भावों को मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। निश्चित ही कोई भी व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में शांतिपूर्ण जीवन की चाहत सभी को होती है। सब लोग चाहते हैं कि हम शांति से रहें, परंतु कई तरह की कोशिशों के बावजूद बिरले ही ऐसे उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक शांति में रह सकते हैं। ज़्यादातर को चिंता एवं तनाव जन्य उलझनें पड़ती रहती हैं। इस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं, उन्हें कुंठा हो जाती है, निराशा हो जाती है, हताशा हो जाती है एवं विषाद के बीच उलझते हैं। फंसते हुए यह ज़िंदगी हमारी गुजरती जाती है और हम शांति का रसास्वादन नहीं कर पाते। दोस्तों, यह स्थिति धरती के किसी एक कोने तक सिमटी न रहकर समूची वसुधा या वसुंधरा, जितना भी हमारा पृथ्वी मंडल है, धरती मंडल है, वसुंधरा है, महानाट्यशाला है, में व्याप्त है। मनुष्य की इस विभिन्न भाव दशा, इस प्रकार की दुर्दशा से चिंतित विशेषज्ञों एवं अनेक वरिष्ठ लोगों ने इसी कारण वर्तमान युग को द एज ऑफ एंजाइटी कहा है। इसको कहा है द एज ऑफ एंजाइटी, यानी दुश्चिंता का युग कहा गया है। यानी हालांकि उनके अनुसार यह मानव के लिए चुनौतीपूर्ण अवसर भी है। यानी हमको अनेक प्रकार के संघर्षों से चुनौती करनी है। क्यों इस प्रकार का वातावरण हमको देखना पड़ा है? बढ़ते हुए जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए, बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए, बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देख करके हमको कैसे अपने आप को शांत रखना चाहिए, किस प्रकार से हमको तनाव से मुक्त रहना चाहिए। दोस्तों, जिसे स्वीकार करके अपने अस्तित्व को गहराई में प्रवेश किया जा सकता है, हमको अपने अस्तित्व, अपनी गहराई से अपने विचार करना चाहिए हर व्यक्ति को, और जीवन के अनेकों विकट प्रश्नों का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यह कोशिश जब हम नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारा जो, जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइटी, यानी यह द एज ऑफ एंजाइटी का जो दौर चल रहा है, यह आगे बड़ी तीव्रता से बढ़ेगा और इससे हमारे मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, इस संबंध में प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी उत्कृष्ट प्रयास किए हैं। साथ ही उन्होंने अपने इस शोध प्रयोगों से मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ, इस प्रकार की अनेक ग्रंथों को प्रकाशित भी किया है, किताबें प्रकाशित की हैं। इस ग्रंथ को मानवीय जो
दुश्चिंतता है, परेशानियां हैं कि समस्याओं के रहस्यों को का अनावृत करके, यानी उनको दिखा करके और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की खोज करने की कोशिश की है, जिसमें इसमें अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी रूप में इस प्रकार के तनावग्रस्त जीवन की समस्या के पलायन करना या इसे युक्तिसंगत ठहराना इस व्याधि की ओर अधिक गंभीर बनाने की कुचेष्टा हो रही है। यानी उनके वैज्ञानिकों के जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार इसका साहसपूर्ण सामना करना, आज के परिवेश का साहसपूर्ण सामंजस्य करना ही एकमात्र विकल्प है। यानी इनका समाधान साहसपूर्ण रूप से हमको इनका सामना करना चाहिए, इसके प्रति अपने आप को जागरूक होना चाहिए। तो उन अनेक वैज्ञानिकों ने अनेकों तरह की भ्रांतियों के कारण सभी को इससे बचने और भागने की कोशिश करते हैं। इससे परिणाम स्वरूप समस्याएं जो हैं पहले की बजाय कहीं ज़्यादा जटिल और जीर्ण शीर्ण होती जा रही हैं, यानी जटिल समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं दोस्तों। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के अनुसंधानों से, इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि तनाव की व्यापकता बढ़ती जा रही है। यानी इसकी दुश्चिंतता का मुख्य कारण जीवन मूल्यों के शरण को मानते हैं। यानी हमारे जीवन के मूल्यों से हम हट रहे हैं, हमारा जीवन क्या होना चाहिए उससे हम भाग रहे हैं, उससे हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, यानी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, और जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप आदमी अंदर से खोखला होते जा रहा है। जीवन के उच्चतर मूल्यों के अभाव के कारण उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। यही वजह है कि सामान्य क्रम में भी आने वाली थोड़ी सी जटिल परिस्थितियाँ उसे चिंतित और परेशान करते जाती है। यानी हमारी आवश्यकताएँ, हमारी प्रतिस्पर्धा, आज के दौर की भागा दौड़ी, कार्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ, और इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा के दौड़ में हमको तनावों से चारों तरफ से घेर लिया है। इसके निदान के लिए हमको शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए। यह दुश्चिंतता के भंवर में हम फंसते जा रहे हैं, हम छटपटाते जा रहे हैं। इसीलिए हम आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। अपने मूल्यों से हम भाग रहे हैं। जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे कर्तव्य और मूल्य हैं, हमको क्या करना चाहिए उससे हम भाग रहे हैं, और उनको वास्तविक जीवन मूल्य अंतः प्रेरित हो रहे हैं, और ये ज़िंदगी के सद्गुणों के रूप में पनपने व विकसित होते जा रहे हैं। यानी ये हमारे जीवन के लिए, या आजकल का खान पान है, आजकल के खान पान में अनेक प्रकार के फास्ट फूड को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और जिससे हमारे अंदर तनाव की स्थिति आ जाती है। अगर हम रुग्ण भोजन खाएंगे, गलत भोजन खाएंगे, उससे भी हमारा जीवन तनावग्रस्त हो सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी के सद्गुणों के रूप में पनपने व विकसित होने की आज आवश्यकता है। उसके लिए हमको अलर्ट रहना चाहिए, सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जिन मूल्यों को बाहर से आयातित हम क्या करते हैं, बाहर विदेशों से, पाश्चात्य संस्कृति से हम आ रहे हैं, वे केवल लोक दिखावा है और एक बोझ मात्र बनकर रह जाते हैं। वह हमारे लिए पहले तो दिखावा रहता है कि हमने ये कर दिया, लेकिन वह बाहर से दिखावा रहता है, लेकिन वह हमारे लिए एक प्रकार की बीमारी का सूचक है। दूसरी बात यह है दोस्तों, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अथवा उनकी नज़र में बड़ा बनने की कोशिश में जो दिखावा किया जाता है, उससे आंतरिक शक्तियों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जीवन मूल्यों को अपनाने का सीधा परिणाम आंतरिक शक्तियों एवं अंतर्निहित क्षमताओं, जो हमारे अंतर की निहित क्षमताएँ होती हैं, कि असीम ऊर्जा के विकास के रूप में मिलता है।
ये मनोवैज्ञानिकों का कथन है। आज के परिवेश में हम भी देख रहे हैं मानव, इसी परिवेश में दोस्तों मानव मन के मर्मज्ञ जो अनेक वैज्ञानिक हैं उनका निष्कर्ष है कि आज के संक्रमण युग में लोग दिखावे की प्रकृति में भारी बढ़ोतरी हुई है। यानी हमको दिखावा बहुत हो गया, जिसके कारण हमारे अंदर तनाव पैदा हो रहे हैं। यानी हमको बाहरी दिखावा हम बहुत कर रहे हैं, पहनावा है, खान पान है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाना है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की चीज़ें बढ़ते जा रही हैं, आवश्यकताएं हमारी बहुत बढ़ रही हैं। इस कारण हमारा जीवन लगातार दिन पर दिन तनावग्रस्त होता जा रहा है। अपने एक इस प्रकार के प्रयोगों में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग कार्य क्षेत्रों में लगे लगभग 20,000 पुरुषों और महिलाओं पर इसका अध्ययन किया है और जिनकी सहयोगिता के साथ परीक्षण किया है। और इस परीक्षण से, इस प्रयोगात्मक परीक्षण से यही पाया गया है कि ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जब मूल्यों को बाहर से आरोपित करने से, मूल्यनिष्ठ होने का अभिनय करने से लोक सम्मान का लाभ मिल जाता है, तो इन मूल्यों को अंतः भूमि में रोपित एवं विकसित करने का झंझट कौन जो उठाए। यानी इनको विकसित करने से हमको रोकना चाहिए। हालांकि ऐसी दशा में थोड़ी बहुत देर का झूठा सम्मान भले ही मिल जाए, यानी हम दिखावा करते हैं, कोई चीज़ दिखाते हैं, दूसरे की नकल करते हैं, दूसरे का आवश्यकताओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ समय के लिए हमको संतुष्टि का आभास करता है, झूठा सम्मान हमको मिल जाता है। परंतु अगर हम सर्वकालिक रूप से, पूर्ण समग्र रूप से देखते हैं तो इससे हमारे मन में एक प्रकार की कुंठा एवं चिंता के भाव पैदा होते हैं और जिसके फलस्वरूप इस तरह की जीवन शैली से न केवल नैतिक जागरूकता बल्कि आंतरिक शक्ति का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। अगर हम ऐसा सोचे रहेंगे तो हमारी नैतिकता तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही हमारा जो विकास है वो भी अवरुद्ध हो सकता है। इस समय हम जिस ढंग से चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक आजकल एंजाइटी की बीमारी बढ़ रही हैं, इसका मुख्य कारण है कि हमारी भागा दौड़ी, आपाधापी, आवश्यकताओं की अनंत आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और हमारा खान पान बदल रहा है, हमारे आभूषण और पहनावा का बदल रहा है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। इसलिए दोस्तों अनेक बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदों में लोग हैं, वो भी आज एंजाइटी के शिकार हुए हैं, क्योंकि मानव अपने आप को आंतरिक परिदृश्य से नहीं देख रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे बदलना चाहिए, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा जीवन अवरुद्ध हो रहा है। तो अनेक मनुष्यों के अनुसार सही स्थिति की जाँच अगर परख कर लेने का, अगर हम सही स्थिति को दुश्चिंतता एवं तनाव की इस जटिल पहेली का समाधान असंभव नहीं रहता है। अगर हम उसका समाधान करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन यह कठिन एवं श्रम साध्य भले ही हो, इसके लिए हमको अपने को साधना पड़ेगा और थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उसके लिए हम अपने अस्तित्व की गहनतम सच्चाई को जानने का प्रयास करें और इसकी असीम सुखद संभावनाओं को कुंठित कर, जो हमारे अंदर से भावनाएं कुंठित हो रही हैं, और उससे जूझने के लिए कृत संकल्प होकर के हमको काम करना चाहिए कि ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। यानी शांत ढंग से अपने कार्यों को समापन करने की होड़ होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, उसके भाव विकसित करने चाहिए। आपाधापी और बाहरी दिखावा और बाहरी दिखावे से अपने आप को परेशानी में डालना, ये हमारे जीवन को नुकसान कर सकता है। इससे हमें एंजाइटी, जो जैसे कि मैं कहा कि यह युग जो है एंजाइटी का युग है दोस्तों। यानी कि तो भले ही देर सवेर इस महाव्याधि से छुटकारा मिलना निश्चित है। अगर हम इसका अनुपालन सही ढंग से करेंगे तो तनाव एवं चिंता का सार्थक समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसका संपूर्ण
साहस से सामना न किया जाए। हमको इसका सामना करना पड़ेगा, इसके लिए विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, आपस में सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा कि इसके कारणों को ढूंढना पड़ेगा। तभी हम बढ़ते हुए ये एंजाइटी या तनावग्रस्त जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। अतः अपनी स्थिति को हमें साहसपूर्ण स्वीकृत करना चाहिए, अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि हम ये गलत कर रहे हैं। समाधान का शुभारंभ मान सकते हैं हम ये, यानी तब हम इसकी समाधान का शुभारंभ तभी कर सकते हैं जब हम इसके बारे में गहराई से सोचें। हम जहाँ जिस रूप में खड़े हैं उसी रूप में स्वयं को पहचानना जानें और स्वीकार करना जानें। साथ ही अपनी गहन समझ के आधार पर जीवन मूल्यों के रूप में अपनी आंतरिक शक्ति के केंद्र को खोजना होगा हमको। अगर हम ये नहीं करेंगे, हमारे जीवन में यानी आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है उसमें 50-50 के रेशियो में तनाव बढ़ता रहेगा। इससे कम से कम हम इसका समाधान और इस समस्या का समाधान हर संभव करने की कोशिश प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए, नहीं तो हमारा आने वाला जीवन जो है कठिन हो सकता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? इस सवाल के जवाब में प्राथमिक तौर पर यह शुरुआत अपने शरीर से कर सकते हैं। यानी समाधान इसका शुरुआत हम कहाँ सकते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अपने शरीर से कर सकते हैं। उनके अनुसार, अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार इसके लिए हमें उन गुणों, नियमों एवं मूल्यों को संकल्पपूर्वक अपनाना चाहिए जो स्वास्थ्य एवं निरोगिता के आधार हों। जैसे इस समय अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं, हमारे चैनलों में हैं, अनेक प्रकार के स्वस्थ जीवन के लिए अनेक चीज़ें दिखाते हैं। जैसे रामदेव जी हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करने के लिए अनेक चीज़ें दिखाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों का बच्चों में बचपन से ही एक प्रकार के भाव पैदा करने चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। इससे हम बढ़ते हुए तनाव से दूर रह सकते हैं, अपने जीवन मार्ग को सुधार सकते हैं। अन्यथा बढ़ती हुई आपाधापी के जीवन में बढ़ते हुए इस प्रकार के बाहरी भोजन की बढ़ती हुई संख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या और खान पान में मिलावटी खाना खाने से हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार पैदा होते हैं, जिससे हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। वही हमें तनाव पैदा करते हैं। इस प्रयास से अगर हम ऐसे विचारों को सुनें, देखें, अपने बच्चों को सुनाएं, तो ऐसे प्रयासों से हम अपनी गहनतम चाहत और इच्छाओं की खोज कर सकते हैं और भाव व इच्छाओं के बोध का अर्थ से हम स्वच्छंद वातावरण पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार की अभिव्यक्ति हर बच्चे में पैदा कर सकते हैं। अपने स्व का, अपने परिवेश की यथार्थता को हमको समझना चाहिए, उसके स्वस्थ समायोजन करना चाहिए, अपने जीवन का मर्यादापूर्ण जिम्मेदारी से भरा निर्वाह करना चाहिए। किस प्रकार का हमको भोजन करना है, किस प्रकार के हमको वस्त्र पहनने हैं, किस प्रकार के समाज में हमको रहना है, आगामी भविष्य के लिए हमको कैसा समाज बनना है, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, इन बातों को हमको आज ही से बहुत महीन रूप से सोचना चाहिए, इसका गूढ़ अध्ययन करना चाहिए। तभी हमारे आगे आने वाला भविष्य तनाव से मुक्त पा सकता है। अन्यथा ये तनाव का जीवन हमेशा हमारे जीवन में बढ़ता रहेगा। यह अपने जीवन का मर्यादापूर्ण जिम्मेदारी को हमको निभाने की हर बच्चे से लेके बड़े बड़े लोगों तक, हमारे अभिभावकों को, शिक्षकों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस प्रकार की, इस प्रकार के जीवन से हम जो है तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। अदरवाइज अन्यथा बढ़ता हुआ तनाव हमारे वातावरण को विकार युक्त बना सकता है, विकारी बना सकता है, गलत मार्ग पर चलने के लिए बन सकता है, गलत कार्य करने के लिए बन सकता है। तो आज हम अपनी मर्यादाओं से, अपने मूल मूल्यों से हटते जा रहे हैं। इसका अगला चरण यानी अचेतन मन की खोज करने का, अचेतन मन की हमको खोज करने के बीच खोज करनी चाहिए। कैसे हम
चेतन से अचेतन मन क्यों होता है हमारा, हमको चेतना कैसे आएगी। तो इस प्रकार के खान पान से, इस प्रकार के भोजन से, इस प्रकार के वातावरण से, इस प्रकार के आपाधापी वाले जीवन से हम जो है अचेतन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इस प्रकार इतने प्रकार की जो कार्य होते हैं, इसमें अनेक प्रकार की भूमिका हम निभा सकते हैं, हमारा समाज निभा सकता है, हमारा देश निभा सकता है। इस प्रकार के कार्य किए जाएं जिससे हम अनेक प्रकार के जो हमारे समाज में विकार युक्त चीज़ें हैं, विकार युक्त वस्तुएं हैं, उनका प्रयोग ना करें, जिससे हम बढ़ते हुए तनाव युक्त जीवन को रोक सकते हैं और इस एंजाइटी रूपी बीमारी से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का आज से अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, भविष्य हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो एंजाइटी के और शिकार होते हैं, जो न केवल हमको अचेतों और अंदर के द्वंद्वों एवं दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं के प्रतीक बन सकते हैं, बल्कि इसमें इसका समाधान पर अगर हम इसका हल नहीं ढूंढेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत रुग्ण संकेत है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये रुग्ण संकेतों के सूचक हैं। दोस्तों, आज के जीवन में मानव चेतन के कुशल अनुसंधानों के अनुसार इस प्रयास के अनुरूप हम अपने अस्तित्व को गहनता में जितना उतारेंगे, उतना ही इसके लिए नित्य नवीन रहस्यों, मूल्यों, तथ्यों एवं आश्चर्यों से परिचित होने लगेंगे। यानी इस प्रकार का समाज क्यों बन रहा है, इस प्रकार के विकार हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है। मैं देखता हूँ, हम कभी भी मैं जाता हूँ तो हमारे जो राशन की दुकानों में होता है वहाँ पर भीड़ कम होती है, लेकिन दवाइयों की दुकानों में ज़्यादा भीड़ होती है। इसका कारण यह है कि हर आदमी जो है काफ़ी कम उम्र से ही अनेक प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहा है। यानी मनुष्य का पूरा जीवन दवाइयों के ऊपर निर्भर हो गया है, जिससे वह अंततोगता धीरे धीरे जब 50 साल या 50, 55, 60 साल में गुजरता है तो वह एंजाइटी का शिकार बनते जा रहा है। ये हमारे आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस समस्या का हमको गहराई से निदान करना पड़ेगा। अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में 20 साल पहले अपने लेखों में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं कि ये इस प्रकार का माहौल हमारे समाज में आ सकता है। इसके समाधान के लिए हमको आज इसे लग जाना चाहिए और इसका समाधान करके, इसका अंत करके इस बीमारी को पनपने नहीं देना है। दोस्तों, इसी प्रकार मानव चेतना को अगर हमको अनुरूप बनाना है, अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो इसका गहराई से हमको चिंतन करना पड़ेगा और इससे हम नित्य नवीन रहस्यों, सत्यों, तथ्यों और अनेक प्रकार के जो घटनाएं होती हैं उनसे बच सकते हैं। दोस्तों, जीवन का गहनतम उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट तभी हमको जीवन का गहरा अध्ययन करके इसके बारे में गहन उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट हमारे समाज में होने लगेंगे। जब हम पूरे समाज का निरीक्षण करते हैं, पता करते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, या आप 50 लोगों को खड़ा कीजिए, उसमें से देखेंगे आप करीब 30 लोग जो हैं कुछ न कुछ विकार के होंगे, चाहे वो कम उम्र में ही इस प्रकार के तनावग्रस्त कोई न कोई समस्या हर व्यक्ति के पास है जो उसका बीमारी का कारण बन जाता है। दोस्तों, मैं अपने आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सभी को सचेत कर रहा हूँ कि इस प्रकार के माहौल से हमको बचना चाहिए। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने जो पहले इस बात के बारे में अध्ययन किया है उसके बारे में सोचना चाहिए और बढ़ती हुई जो बीमारियां हैं, बढ़ती हुई जो इस प्रकार के रोग हैं, अवसाद है, एंजाइटी जो इस प्रकार के बढ़ रहे हैं, ये इसमें हमको अपने पहनावे में, आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में, भागा दौड़ी के दौर में अपने खान पान में रोक लगानी पड़ेगी और बाहरी
आप दिखावों को कम करना पड़ेगा, उसमें उसका चिंतन करना पड़ेगा। ये सामाजिक स्तर पर हमको एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के करना पड़ेगा। एक नवीन नैतिक संवेदनशील जीवन बनाने के लिए जागरूकता का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। जब लग हम जागरूक नहीं हैं, हमारा समाज जागरूक नहीं हुआ, चाहे हम समाज के स्तर से हों या कोई देश के स्तर से कोई चीज़ जागरूकता की बनाई जाए, जिसमें इसमें जैसे देश में स्वच्छता जागरूकता का अभियान चल रहा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। लेकिन जो विकार हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं, इस प्रकार के मानसिक तनाव जो आज इंसान को आ रहा है, तनावग्रस्त आदमी हो रहा है, इसके लिए हमको इसका किसी न किसी तरह से समाधान करने की आवश्यकता है। नहीं तो यह बीमारी हमको घेर सकती है। आने वाले जीवन में हमारी जो पीढ़ी है उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें अपने खान पान, अपने दैनिक जीवन को बदलना पड़ेगा और उसको बदलने की आवश्यकता है। जीवन का गहनतम उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी होने लगेगा। एक नवीन नैतिक संवेदनशीलता और जागरूकता का विकास तभी हो सकता है। दोस्तों, इस परिवेश में, इस परिस्थितियों की जटिल दशा में भी श्रेष्ठतम तत्वों को ग्रहण करने में सक्षम, यानी हमको इस प्रकार के तत्वों को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए सकारात्मक चीज़ें हो, अच्छी हो, हमारी दिशा और दशा अच्छी बने। यहाँ व्यक्ति अपने आंतरिक आधार से सक्रिय होने के बावजूद सामूहिकता से कटा नहीं होगा। यानी हम एक दूसरे से व्यक्ति कटने का नहीं कटना, दूरी नहीं होनी चाहिए, वरन लेकिन उनके पारस्परिक संबंध चयन है सघन आत्मीयता और रचनात्मक दृष्टि पर आधारित होंगे। यानी हमको हर व्यक्ति से आत्मीयता बनानी चाहिए, आपस में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे हमारे आपस में सहयोगिता बने रहे, मान सम्मान बना रहे, एक दूसरे का इज्जत बने रहे। ये हमारी मर्यादा के अंदर आता है। ये जो आप आज के ज़माने में आदमी अपने को एकांतवासी बनाता जा रहा है, इस एकांतवास से आदमी में मनोविकार पैदा हो रहे हैं। इस खान पान से हमारे शरीर का रुग्ण होता जा रहा है। इस प्रकार के पहनावे से हमारे दिमाग में परिवर्तन हो रहा है। तो इन बातों को हमको चिंतन करके पूरे समाज के स्तर से इसको हटाना पड़ेगा। यानी आध्यात्मिक चेतना का विकास तभी होगा जब हम अंदर से हर एक के मन में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, किस चीज़ को हमको अपनाना चाहिए, किसको नहीं आना, उनका ज्ञान होना चाहिए। यानी नैतिक शिष्टता से भी कहीं गहन सत्य के भावों की तभी सत्य के भाव तभी हमारे अंदर पैदा होंगे। उससे हम अपने दैनिक जीवन को सही ढंग से सकारात्मक बनाएंगे। आज से 20, 25, 30 साल पहले लोग दवाइयों पर जानते नहीं थे दवा क्या चीज़ है, दवाइयाँ क्या चीज़ होती हैं। बहुत छोटे जैसे वैद्य होते थे, उसी से हमारे आज इतनी महंगी दवाएं लोग सेवन कर रहे हैं। इस प्रकार की दवाओं का सेवन अब तो कितने लोग तो आदी हो गए हैं, उनका जीवन बचाना मुश्किल है। यानी आधे से ज़्यादा लोग दवाइयों के ऊपर पूरा निर्भर हो गए हैं। उनका शरीर केवल दवाइयों के सहारे चल रहा है। इससे हमको एंजाइटी के हम शिकार हो रहे हैं। रुग्णता हमारे अंदर आ रही है। हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं और बाहर से हम दिखने में बाहरी दिखावा हमारा बहुत है, लेकिन अंदर से हम खोखले हो जा रहे हैं। इसीलिए हमको अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को आघात पहुंचा रही हैं, जिससे हमारे समाज की बढ़ती हुई जनसंख्या में इसका प्रभाव पड़ेगा। आगामी जीवन में यह हमारे जीवन में खतरा पैदा कर सकता है। इससे बचने के लिए हमको अब आज ही से इसके बारे में चिंतन करना चाहिए और जो तनावग्रस्त जीवन है उसको कम से कम, चाहे बच्चे हों उनको पढ़ाई का तनाव है, किसको नौकरी का तनाव है, किसी को किसानों को खेती का तनाव है और अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा का तनाव है, राजनीति का तनाव है। इस तनाव में मानवीयता के भावों को पैदा करके कम से कम आवश्यकताओं को
के भावों को पैदा करके कम आवश्यकता में ही अपने कार्यों का निदान करने की सोच को पैदा करना होगा। तभी हम अनेक प्रकार के तनाव से बच सकते हैं। बाहरी आडंबर है, बाहरी दिखावा है, बाहर की चीज़ों का सेवन करना है, और जो भी हमारी मिलावटी खाना है, फल है, फूल है, अनाज है, जो भी हम मिलावट या कोई जूस है, इस प्रकार की चीज़ें फल फूल हम खा रहे हैं, उसके बारे में हमको चिंतन करना होगा। और इसका अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, आने वाला भविष्य हमारा खतरे में पड़ सकता है और हमें अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों के शिकार हम हो सकते हैं, जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने, अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार में अपने अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल एलिमेंट के द्वारा अनेक स्पिरिचुअल भावों से इस प्रकार के कथनों को साकार किया है कि इन कारणों से हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है। तो उनके अनुसार दरअसल यह व्यक्ति की अंतः चेतना के उद्भव एवं विकास का तथ्य है। यानी इसे अंतर्ध्वनि कहते हुए साहस का आदि स्रोत बताया गया है। वह अपने आप में समग्रतावादी तथा समन्वयवादी शक्ति भी है। यानी जब तक हम समतावादी और समन्वयवादी शक्ति हमारे अंदर नहीं आएंगी, तब तक हम अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन। तो दोस्तों, इसी आधार पर व्यक्ति अपने समूचे अस्तित्व को हाथ में लेता है और उसे एक सुंदर सुव्यवस्थित सूत्र में पिरोता है, सजाता है, संवारता हुआ सामंजस्यपूर्ण बनाता है। तो ये कोशिश हमको करनी चाहिए। यानी अनेक वैयक्तिक जो हमारी मौलिकता है और उसमें सार्थक भावों के साथ अंतः वैयक्तिक संबंधों में भी एक नई जीवंतता, रचनात्मकता, सरसता और समरसता के भाव पैदा करने चाहिए। व्यक्ति इस तरह अपने अस्तित्व के गहनतम मूल्यों से संपर्क सूत्र में बढ़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप यानी व्यक्तित्व के पुनर्गठन के साथ दुश्चिंतता की अस्तित्वजन्य जो हमारी व्याधि हमको घेर जाती है, उनका निराकरण का पद हम प्रशस्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर में ये चेतन शक्ति आई। लेकिन यह कार्य इतना सरल सहज नहीं है दोस्तों। इसके लिए हमको बाहरी प्रतिकूलता एवं विषमताओं से कहीं ज़्यादा इसमें आंतरिक अवरोध की मूल रूप से बाधा डालते हैं। इन्हीं बाधाओं को हमको दूर करना पड़ेगा। इसमें अपने वर्तमान सत्य का समग्रता से सामना न कर पाने का पलायनवादी रुख एक प्रमुख अवरोध सिद्ध होता है। यानी आदमी आज पलायनवादी एकांतवासी हो रहा है। तो वर्तमान की सच्चाई का सामना हमको अपने अंतर्मन के भावों को पैदा करके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें निर्णय व जिम्मेदारी के भाव जुड़े होते हैं। जब तक हम सही निर्णय लेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, पूरा समाज अब कूड़ा है, कूड़ा फेंका जाता है, जहाँ सड़कों में फेंक देंगे, जहाँ मर्जी वहाँ फेंक देंगे, तो उसमें हमको कहाँ जागरूकता आएगी। तो जब हमको एक निश्चित जगह पर उसको जो उसकी जगह है वहाँ पर रखेंगे, तभी तो हमारे अंदर अंतर्चेतन होगा। यानी हमको अंतर्भाव से सोचना है कि किस चीज़ का कैसे प्रयोग किया जाए। इस जिम्मेदारी और इस निर्णय को हमको समझना चाहिए। अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं कि इसका क्या प्रतिफल होगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। जबकि सामान्य मनुष्य अपनी ज़िंदगी में प्राय इन्हीं से बचता फिरता है। जो सामान्य मनुष्य होता है, जो साधारण जीवन या सरल जीवन यापन करता है, वह इनसे बचने की कोशिश करता है। ये निश्चित है समाज में। इसी कारण जो लोग लापरवाह होते हैं, जो लोग अपने जीवन का ध्यान नहीं रखते हैं, जो विकारों में पड़े रहते हैं, गलत भोजन करते हैं, गलत खान पान करते हैं, गलत वस्त्र पहनते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, तो वह इन चीज़ों से को नज़रअंदाज करते हैं। इसीलिए उनका जीवन रुग्ण होता जाता है। वह जो हैं अंत में एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं और वह तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसी कारण इसे प्रायः अतीत की यादों अथवा उसकी हमारा जो अतीत है, अतीत की कल्पनाओं
को जीने के लिए हमें इसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा और जागृति के भावों को पैदा करना पड़ेगा। और क्योंकि अतीत की मधुर स्मृतियाँ व भविष्य के सुखद स्वप्नों का अगर हमको निर्णय लेना पड़ेगा तो जिम्मेदारी का बोझ, किसी भी कार्य को जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उसको हम हमको बोझ नहीं समझना। ये कार्य हमको करना है तो ये इसको बोझ नहीं समझा। हम अगर किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं, अगर उसको हम अपने मस्तिष्क में बोझ पैदा करेंगे तो उसमें हमको विकार पैदा होगा। जबकि वर्तमान संघर्षशील एवं साहसपूर्ण कर्तव्य कर्म का पर्याय है। जो हमारा वर्तमान है वो इस चीज़ का पर्याय है। अगर हम साहसपूर्ण ढंग से, संघर्षशील ढंग से कार्य करेंगे तो हमारा वर्तमान अच्छा बन सकता है। यानी पलायनवादी प्रवृत्ति से की परिस्थितियों के प्रश्न का समाधान नहीं मिलता है। यानी कोई भी प्रश्न का समाधान हमको उसका निराकरण नहीं होगा अगर हमारे अंदर पलायनवादी भाव होंगे, बल्कि वे भी बद से बदतर हो सकते हैं। यानी पलायन के प्रयास में किया गया वर्तमान का दुरुपयोग क्रमशः अतीत को ग्लानि एवं पश्चाताप युक्त एवं जो हमारा भविष्य है, भविष्य को चिंता में डाल सकता है, आशंका युक्त बना सकता है। और दुश्चिंता के मर्म को भेदने के लिए दोस्तों, उसकी वास्तविकता को जानने के लिए ज़रूरत वर्तमान की यथार्थता में जीने की है। यानी हमारा जो वर्तमान है उसमें हमको कैसे जीना चाहिए, उसको कैसे नियंत्रित करना चाहिए, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, हमको किस समाज की ज़रूरत है, हमको क्या समाज में करना चाहिए, उन चीज़ों की ओर ध्यान देना बहुत नितांत आवश्यक है। यानी साहस को एक अनिवार्य तत्व मानना चाहिए और जिसका यानी जो दूसरे इसका कोई विकल्प नहीं है। यह एक आंतरिक गुण है। इस प्रकार के गुण जो होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्यशीलता को अपने आप सोचेंगे क्या कार्य करना है क्या नहीं है, जिसकी आवश्यकता बाह्य चुनौतियों को जूझने के लिए अधिक एवं आंतरिक स्थिति को संभालने व सुधारने में अधिक पड़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने हमारे अस्तित्व के झंझटों के प्रति सकारात्मक रूप अपनाया है, जिन्हें उन्होंने पहले इस चीज़ को जान लिया कि आने वाले भविष्य में हमारा जो बढ़ता हुआ परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है, ये हमको कहीं गलत जगह ले जा सकता है। यानी हमारे अंदर विकार पैदा कर सकता है। अपनी प्रकृति के असली स्वरूप को पाने के लिए हमको अपने को बदलना पड़ेगा। हर क्षण अपनी पहचान को पाने के लिए, इसको जताने के लिए, वह अपने नए जन्म की पीड़ा झेलने के लिए इसकी सर्वोपरि ज़रूरत है, आवश्यकता है। और अपने विकास के लिए मरने मिटने की हिम्मत रखनी चाहिए हमको। अगर हमारा विकास कैसे होगा, आगे हमारी पीढ़ी कैसे चलेगी, उसके लिए हमको जो कार्य करना पड़ेगा वो भी कम है, जो प्रयास करने पड़ेंगे वो भी कम है। यानी साहस एवं निष्ठा के अनुरूप ही व्यक्ति इस अपने आंतरिक स्वतंत्रता का अर्जन तभी कर सकता है जब उसकी असीम संभावनाओं के द्वार खोलने का एक रास्ता है, उसकी संभावना खुल सकती हैं। हमारी बढ़ती हुई जो समस्याएं हैं उन पर अंकुश लग सकता है। वही व्यक्ति अपने पुनर्निर्माण व विकास की अपनी उच्चतम आस्था के अनुरूप जुड़ जाता है और वह अपने स्वतंत्र विकास में अपने हाथ होने का बोध करता है, यानी अपने आप में सक्षम होने का बोध करता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन पूर्ण जिम्मेदारी से युक्त बन जाता है। अगर हम उसके बारे में गहन चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, आज के परिवेश का अध्ययन करेंगे, तो हम बढ़ती हुई जो बुराइयां हैं उसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में परिलक्षित कर सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति का जीवन पूर्ण जिम्मेदारी से युक्त बन सकता है। यानी जो दुश्चिंतता हमारी चिंता है, तनाव है, को व्यतीत होने वाले उसे क्षण सृजन के क्षण बन जाते हैं। ऐसी दशा में उसे किसी अनुशासन की ज़रूरत नहीं रह जाती है, यानी बल्कि उसका अनुशासित आंतरिक जीवन विकास को एक सतत सचेतन प्रक्रिया बन जाती है। यानी हम अंदर से अगर इस चीज़ को सोचेंगे
कि किससे हमारा विकास होगा, किससे हमारा जीवन सार्थक बनेगा, तो हम उसको अगर अंतर्मन से सोचेंगे तो निश्चित ही हमारे समाज में जागृति पैदा होगी और हम किस चीज़ को प्रयोग करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अगर उनको उसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही यह हमारा एक व्यक्ति का कार्य नहीं, पूरे समाज के समाज स्तर से इसके बारे में गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। मेरा दोस्तों, आज अपने ब्लॉग के माध्यम से समाज में बढ़ती हुई विकार और समाज में बढ़ते हुए बाहरी दिखावा, समाज में बढ़ते हुए अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार और एंजाइटी जो कि मनोविकार है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इस तरफ ध्यान आकर्षित करना था। इस तरह अनेक विशेषज्ञों ने सतत अपने अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकाला है कि अपने अस्तित्व की गहनतम सत्य को प्राप्त करने के लिए इसकी असीम संभावनाओं की खोज करनी चाहिए, अपने मूल्यों का सही ढंग से निराकरण करना चाहिए। साहसपूर्ण अभियान ही युग की इस प्रकार की व्याधि युक्ति जीवन से दुश्चिंता का सार्थक जीवन व्यतीत करने में हमको मदद करेगा और सुनिश्चित एवं प्रभावी समाधान हम खोज पाएंगे और अपने जीवन को सक्रिय रखेंगे और बढ़ती हुई जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे बढ़ती हुई जो समस्याएं हमारे तनावग्रस्त जो जीवन आज के जीवन में बन रहा है, तनावग्रस्त जीवन जो हमारा बन रहा है, उससे हमको निजात मिलेगी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, भगवान बुद्ध ने एक बार कहा, भगवान बुद्ध के पास श्रेष्ठ पुत्र सुमंत और सुमिक पुत्र तरुण ने एक साथ पूर्वज्ञा ली थी। दोनों भावपूर्वक संध्याराम के निर्देशों का पालन करने लगी। कुछ माह बाद ये मतलब मैं इस रूप में आपको समझा रहा हूँ। कुछ माह बाद क्या हुआ, प्रगति सूचना देते समय प्रधान भिक्षु ने बतलाया कि सुमंत तरुण की अपेक्षा स्वास्थ्य और अध्ययन की दृष्टि से अधिक आगे है। तरुण से सुमंत ज़्यादा आगे है, तो भावना भी उसकी कम नहीं है, परंतु कार्यों की उपलब्धियों में तरुण की सुमंत से श्रेष्ठ रहती है। यानी कार्यों की उपलब्धि, जो कार्य करने की, कुछ लोग क्या होते हैं जैसे कहेंगे कार्य नहीं करेंगे, लेकिन तरुण जो है कार्यों की उपलब्धि प्राप्ति करने में ज़्यादा निपुण थी। वह कारण समझ में नहीं, उनके कारण समझ में नहीं आता था तरुण की। तथागत बोले तो सुमंत अभी जंग लगा पुर्जा है। तब उन्होंने कहा, तथागत माने बुद्ध जी ने कहा कि सुमंत जो है अभी जंग लगा पुर्जा है, जंग छूटते समय लगेगा, जंग छूटने में समय लगेगा, यानी जंग को छूटने में समय लगेगा। यानी प्रधान भिक्षु प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते रह गए, जो भी और प्रधान भिक्षु थे उनके वह देखते। भगवान ने स्पष्ट किया कि उनका लंबा जीवन आलस्य प्रमाद में बीता है। ठीक है, इससे मनुष्य जंग लगे और औजार जैसा हो जाता है। तो तरुण ऐसा औजार है जिसमें जंग नहीं है। तरुण क्योंकि वह कार्यों की उपलब्धियों को जल्दी कर लेता है, तो वह तो जंग लगा हुआ है, तो जंग लगा हुआ को सुधारना कठिन हो सकता है। लेकिन जो पहले से ही सतर्क है, अपने कार्यों को निपुणता से करता है, कार्य में अपनी उपलब्धियां प्राप्त करता है, तो उसको सुधारने में समय नहीं लगता है, इसीलिए तुरंत फल पा रहा है। यानी जो कार्यों में निपुण रहता है उसको तुरंत फल की प्राप्ति होती है। तब सुमंत की पर्याप्त साधना जंग छुड़ाने में लग जाएगी, यानी वह उसकी साधना अभी जंग छुड़ाने में लग जाए, तब यह ठीक प्रकार से प्रयुक्त हो सकेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो समाज में सतर्क है, जिसको चेतना है, जिसको आगे वाले भविष्य के बारे में सोच है, वह जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं उनके बारे में गहनता से सोचेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। लेकिन जो उनसे लापरवाही करेगा और कार्यों को निपुणता से करने की सोच नहीं का, अंतर मन से नहीं सोचेंगे, तो उनको जो है जीवन में परेशानी हो सकती है और वह अनेक प्रकार के विकार उनके शरीर में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, आदि शंकराचार्य 36 वर्ष की आयु में ही शरीर छोड़कर चले गए थे। आपको मालूम होगा कि मतलब शंकराचार्य जी भी 36 साल की उम्र में आयु छोड़ के चले गए, लेकिन अंतिम समय में उनके सहयोगी भक्त
आसपास के थे वे दुख प्रकट करने लगे। उनको बहुत दुख हुआ कि इतनी कम उम्र में चले गई। आप जैसों को जीवन लंबा मिलता तो हम सबका अधिक हित होता। यानी जो अच्छे लोग होते हैं उनकी लंबी आयु की लोग कल्पना करते हैं, उनके लिए आराधना करते हैं। तब उन्होंने कहा कि मतलब अगर आप और जीते तो अच्छा होता। आचार्य शंकर गंभीर स्वर में, तब उन्होंने आचार्य शंकर जी ने गंभीर स्वर में अपने उनको स्वरों में बोला कि मैं कम उम्र लेकर आया था, यानी मेरी उम्र कम ही लेकर अगर भगवान ने मेरे को पैदा किया है, इस सृष्टि में आया हूँ तो मैं कम उम्र का, पर जीवन में मैंने लंबा जिया है। यानी जीवन मैंने लंबा जिया है, भले उम्र मेरी कम रही लेकिन लंबा। 100 वर्ष में जितना कुछ किया जा सकता है मैंने उसे कम नहीं किया। यानी 100 वर्ष का कार्य मैंने 36 ईयर्स में कर दिया। तुम सब यही मानकर चलो कि कम उम्र में जाने का दुख मनाने की अपेक्षा शानदार लंबे जीवन का लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर दो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। इस प्रकार के उदाहरण शंकराचार्य जी के हैं, बुद्ध जी के हैं। वह कैसे मानव जीवन की परीक्षा करते थे। मानव जीवन आज जो इस प्रकार से रुग्ण होता जा रहा है उसको हम विराम लगाना है। उनको अपने जीवन का उतना ध्यान नहीं था। वह समाज के प्रति, भावी पीढ़ी के प्रति, आने वाली जनरेशन के प्रति उनका ज़्यादा ध्यान था और देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनको अपार भावनाएं थी और अच्छी भावनाएं थी। वो सबके समाज कल्याण की भावनाएं उनके मस्तिष्क में रहती थी। इसीलिए वे अपने शरीर के अलावा दूसरों को ज़्यादा महत्व देते थे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैंने बढ़ती हुई तनाव, जो आज की आपाधापी है, आज का कार्य करने की शैली है, आज के वस्त्र हैं, बाहरी दिखावा है और आजकल के भोजन हैं, फास्ट फूड जो हम जंक फूड बाहर का खाते हैं, इस प्रकार के जीवन से हमको अपने दैनिक जीवन को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम अनेक प्रकार से अपने जीवन को तनावग्रस्त हो जाएंगे। परिवार में बढ़ती हुई आवश्यकताएं जो बढ़ रही हैं, आदमी की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती हैं। तो इन आवश्यकताओं को, बढ़ती हुई आवश्यकताओं में विराम लगाना पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा की जो दौड़ है उसमें भी सोच विचार करना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको ज़्यादा करना है, कहाँ पर कम करना है। और इसलिए आजकल कार्य के बोझ और खान पान के और गलत प्रकार के खान पान और सामाजिक परिदृश्य में आपाधापी, प्रतिस्पर्धा, दिखावटीपन, आवश्यकताओं की बढ़ती हुई भूख ने मानव जीवन के अस्तित्व को विकार युक्त बना दिया है, जिससे हम मानसिक रूप से रुग्ण हो रहे हैं और हमें अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हमारा जीवन पूरा दवाइयों पर निर्भर हो रहा है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि कम से कम दवाइयों का प्रयोग करके अपने जीवन में शांति का एहसास करें, अच्छे कार्य करें और तनावग्रस्त जीवन में मत जिएं। कम खाएं, कम पहनें, कम चीज़ों का उपयोग करें, आवश्यकताओं में कमी करें, लेकिन अपने जीवन में विकार पैदा ना करें। अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को जीवन लंबे समय तक जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार से अंतर्मन से हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तभी हम लंबे समय तक अपनी पीढ़ी को आगे चला सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बढ़ते हुए जो तनावग्रस्त जो जीवन बढ़ रहा है उसमें हम विराम लगा सकते हैं और अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। मैं बढ़ूँ आज के ब्लॉग में दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सुनें, इसका मनन करें। और बढ़ती हुई बीमारियां, तनावग्रस्त जीवन और अनेक प्रकार के आपाधापी, लोगों की प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से ये आगे हो गया या पीछे हो गया, इसके बाद ज़्यादा हो गया, इसके कम हो गया, इसमें विराम लगाएं, शांति का आभास करें, कम खाएं, कम पहनें, कम आवश्यकताओं से अपने कार्य को चलाएं। तभी हमें अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से हम बच सकते हैं। अंतःमन से हम सोचें क्या सही है, क्या गलत है, वही हम अपने भावी पीढ़ी को भी समझाएं। तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। हम समाज में अपना
अच्छा कार्य कर सकते हैं, लंबे जीवन की प्रार्थना कर सकते हैं, दीर्घायु रहने के लिए रह सकते हैं। दवाइयों से अपनी निर्भरता को कम करिए। यही अपने खान पान से, अपने दैनिक क्रियाओं से, अपने भावों से और जो भी इस प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उनका प्रयोग करिए। वही हमारे मनोविकारों को, हमारी बढ़ती हुई मानसिक तनावों को, जो बढ़ती हुई लाइफ ऑफ एंजाइटी जो हमारी इस समय का दौर चल रहा है उसको दूर करने के लिए, उसमें विराम लगाने के लिए हमको यही प्रयास करने पड़ेंगे। तभी हमारा जीवन अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रह सकते हैं, आगे का जीवन सुंदर रह सकता है, हम लंबी आयु तक जीवन यापन कर सकते हैं, समाज को अच्छी दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। और चाहे राजनीतिक स्तर हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, कोई भी स्तर में हम काम कर रहे हैं तो उसमें तनाव मुक्त कार्य करें। तभी हम सही मानव जीवन यापन करने के भागी हैं और तभी हमारे अंदर मानवता पैदा होगी। उसी से हमारा जीवन में उद्धार होगा और वही मानव जीवन की असली कल्पना होगी और उसी से हमारा जीवन साकार होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबका धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।